और हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, ये देखा जा रहा है कि लंबा वक्त ले लिया गया, यानी कि कुल 46 दिन हो गए और अब जाकर मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, और ये भी माना जा रहा है कि पुराने चेहरों को फिर से रिपीट किया जा सकता है। तो इतना लंबा वक्त आखिर क्यों लिया गया? देखिए, लंबा वक्त इसलिए लिया गया क्योंकि पहले फ्लोर टेस्ट था 12 फरवरी को, उसके बाद बिहार विधानसभा का सत्र था, और जैसे हमने देखा कि कैसे आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदला, तो उस सब को लेकर चूंकि बहुत ही वेफर थिन मार्जिन था सरकार बचाने के लिए, इसलिए विधानसभा के सत्र तक इसे टालने की कोशिश की गई। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सारे प्रत्याशियों की चयन कर रही है, तो उसको लेकर जो संभावित सूची है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो अभी तक नहीं आई है पूरी तरीके से, क्योंकि लगातार जो शीर्ष नेता है बीजेपी के वो मीटिंग कर रहे हैं, सभी राज्यों के कैंडिडेट्स फाइनल किए जा रहे हैं, तो मीटिंग्स पर मीटिंग्स, और यहाँ भी सामाजिक समीकरण को ठीक से देखना है, इसलिए जो बातें बताई जा रही हैं कि लिस्ट फाइनल नहीं है, लेकिन जो संभावित नाम है नितिन नवीन, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल वगैरह के नाम संभावित रूप में चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कि 3 से 4 बजे के बीच में आज शपथ ग्रहण होना है, और अभी तक राज्यपाल के पास जो लिस्ट है वो नहीं पहुंचा है। जहां तक जेडीयू कोटे के मंत्रियों की बात है, जो पुराने चेहरे थे वो सारे रिपीट किए जाएंगे, जैसे कि अशोक चौधरी हो गए, लेसी सिंह हो गई, और महेश्वर हजारी चूँकि विधानसभा के उपाध्यक्ष थे उन्हें इस्तीफा दिलाकर, क्योंकि संजय झा मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहेंगे क्योंकि वो राज्यसभा सदस्य बन गए हैं। तो इस तरह के कई चेहरे जो हैं कि जेडीयू से सारे चेहरे ऑलमोस्ट रिपीट होंगे। बीजेपी के तरफ से कुछ नए चेहरे आएंगे, जैसे नीतीश मिश्रा भी हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं ब्राह्मण कोटे से, मंगल पांडे हैं, नितिन नवीन है, संतोष सिंह का नाम चल रहा है, अरुणा देवी का नाम चल रहा है, दिलीप जायसवाल का नाम चल रहा है। तो ये सब नाम चल रहा है और कुछ घंटों में ये तस्वीर क्लियर हो जाएगा कि और कौन कौन चेहरे जो हैं मंत्री बन रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्यपाल के पास सूची नहीं गई है। कल संभावित रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होना है, तो उसके पहले आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार तय होना माना जा रहा है। बैक टू यू प्रकाश जी, क्या जो विभागों का बंटवारे को लेकर भी तमाम चीजें तय हो गई हैं अभी? हाँ, वो विभागों के बंटवारे की बातें जो है पहले ही तय हो गई थी, क्योंकि जेडीयू के जो कोटे के विभाग थे वो पहले जो 2020 से लेकर 2022 तक जो एनडीए की सरकार थी जेडीयू और बीजेपी की, वही मंत्रिमंडल दिए गए हैं। और जेडीयू के जो 3 मंत्री हैं, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार के पास जेडीयू के सारे मंत्रिमंडल के विभाग हैं, और विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी के पास जो है वो बीजेपी के कोटे के मंत्रिमंडल के सारे विभाग हैं। तो उसी में से बंटवारा हो चुका है, उसका कोई विवाद नहीं है। मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है जेडीयू और बीजेपी के कोटे के। अब जब नए चेहरे बनेंगे तो उनमें से विभागों का बंटवारा बीजेपी अपने कोटे के विभाग के बंटवारा करेगी और जेडीयू अपने कोटे के विभाग के बंटवारा करेगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। जहां पशुपति पारस ने आपातकालीन बैठक बुला ली है, दिल्ली में पारस के घर पर यह बैठक होगी, जहां सारे सांसद पदाधिकारी शामिल होने वाले। चुनावी रणनीति पर यहां चर्चा होगी और बैठक के बाद पीसी भी करेंगे पशुपति पारस। देखिए, चिराग पासवान दूसरी तरफ है, जहां बताया जा रहा है कि लोकसभा सीटों को लेकर के बात बन गई है, 5 सीटें उनके हिस्से में जा सकते हैं। दूसरी तरफ पशुपति पारस ने आपात बैठक बुला ली है, दिल्ली में उनके घर पर यह बैठक होने वाली है और सारे सांसद पदाधिकारी इस दौरान यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्योंकि देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की भी संभावना है, पशुपति पारस पहले ही नाराज है और ये समझा जा सकता है कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पारंपरिक सीट जो चिराग पासवान के खाते में चली गई। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज दोपहर बाद जो है वो पशुपति पारस दिल्ली में अपने आवास पर जो है वो पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक करेंगे और तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं पार्टी की वो भी इसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आगे की चुनावी रणनीति जो है उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीए में चिराग पासवान को जिस तरीके से जगह मिली है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार में 5 लोकसभा सीटें
जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है, जिससे पशुपति पारस खुद सांसद हैं, वो भी चिराग पासवान के खाते में जा सकती है। तो ऐसे में नाराजगी जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि पशुपति पारस एनडीए से नाराज चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी आ रही है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं पशुपति पारस। जिस तरीके से सभी सांसदों से लगातार संपर्क में हैं, अपने तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव जो है वो पशुपति पारस भी अलग अलग सीटों पर लड़ सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा था 3 साल पहले किस तरीके से एलजेपी में टूट हुई थी और उसके बाद से लगातार चाचा और भतीजे में बात नहीं बनती है, लेकिन क्या इस बार जो है वो एनडीए के साथ जाएंगे पशुपति पारस या नहीं जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है आज दोपहर बाद साफ हो जाएगा, जब संसदीय बोर्ड की बैठक हो जाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख है पशुपति पारस, और आज के इस बैठक के बाद कई बड़े सवालों का जवाब बिल्कुल जो है तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आएगी कि आखिर क्या वो एनडीए के साथ यहां पर रहने वाले हैं। हालांकि नाराजगी के बाद जिस तरीके से कही जा रही थी, उसके बाद कहा गया था कि मुद्दा जो है वो सुलझा लिया गया है। विशाल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कानपुर की, जहां पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को मुठभेड़ में दबोचा गया। किस तरीके से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी शिद्दत से काम कर रही है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। दरअसल गुरुवार की शाम पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस गोलीबारी में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसमें दोनों घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उस बदमाशों का हम लोग हमेशा सर्विलांस में पीछा कर रहे थे, लगे हुए थे, हमारी टीम लगी हुई थी और ये फिर डकैती डालने के फिराक में थे और उनसे मुठभेड़ हुई है। ये लोग चूंकि वांछित चल रहे थे, इन पे इनाम रखा हुआ था। बता दें कि इन दोनों बदमाशों की तलाश लंबे समय से जारी थी। इनके खिलाफ कई आपराधिक धाराओं में मामले दर्ज थे। यहाँ तक कि दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आखिरकार लंबे प्रयास के बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि इटावा से आ रही है। एएनएम की छात्रा का शव मिला है, जिसके बाद मेडिकल के छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया गया है। छात्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये शव जो मिला है वो वैदपुरा में सोनई पुल के पास मिला है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा बताई जा रही है और एएनएम की छात्रा थी जो एएनएम की पढ़ाई कर रही थी। नाराज मेडिकल छात्रों का यहाँ पर उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा का शव मिलने से वहीं इलाके में भी सनसनी फैली हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर ही छात्रों ने विरोध किया है, प्रदर्शन किया है और कई आशंकाएं भी इसी के साथ जताई जा रही हैं। घटना है ये, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ, चूंकि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, लगभग 20 साल उसकी उम्र है और प्रिया मिश्रा नाम बताया जाता है और जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके हिसाब से कुदरकोट औरैया की रहने वाली है और दोपहर में ही अपने सहेली को मोबाइल स्वयं दे करके, जैसा कि सहेली ने बताया है कि उसने अपना मोबाइल मुझे दे दिया था और कहीं चली गई थी और उसके बाद शाम को अभी देर शाम में उसकी डेड बॉडी ये मदर डेयरी के पास रोड पर मिली है और वहां पर कोई खून का निशान नहीं है। हाँ, डेड बॉडी उसकी मिली